कुछ ऑल आउट। कहना चाह रहे हैं सर, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जॉन हुसैन का एक छोटा सा रिएक्शन में ले लेते हैं, उसके बाद कर्नल और कैप्टन दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। जॉन प्लीज छोटा। मोस्ट ऑफ द देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल। अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यस दे डू, लेकिन यहाँ पे जो है वो ईरान भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है इसराइल को, क्योंकि एक इलिजिटिमेटली उन्होंने जो ऑक्यूपाई किया है पूरी जमीन के ऊपर और 7.9 मिलियन पैलेस्टीनियंस को जो निकाला है और जो कब्जा किया और जो जुल्म किया है वहाँ पे, ईरान भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है इनको। और जहाँ तक बात रही कि हिजबुल्ला वगैरह टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या नहीं, भले इसराइल उनको टेररिस्ट ग्रुप बोले, लेकिन आधे से ज्यादा दुनिया और अमेरिकी अवाम इस वक्त तो उनकी जनता है वो उनको टेररिस्ट रिजीम कह रही है। और आप अमेरिकन सेंटिमेंट अगर अभी देखें तो अमेरिकन रियलाइज नाउ दैट इसराइल की जो इसराइल फर्स्ट पॉलिसी अमेरिका ने जो बनाई हुई है इस वक्त, वो जो कर रहा है वो इसराइल के कहने पे कर रहा है। एंड आई थिंक इसराइल अगर चला जाए तो बेहतर है। ईरान तो रहेगा, 6000 साल से ईरान है, ईरान तो खत्म नहीं होने वाला, ईरान रहेगा और आगे भी चलेगा। तो आई थिंक इसराइल, ईरान आपके झंडे पे अरेबिक पे है, अरेबिक में लिखा हुआ है। मैं कल भी बोलता हूँ खत्म होगी सिविलाइजेशन 79 में, जब आपने पर्शियन छोड़ के अरेबिक में अपने झंडे पे लिखना शुरू कर दिया। खत्म। जिस प्रकार चाइना ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज सिविलाइजेशन को खत्म किया, इस रजीम ने ईरानियन सिविलाइजेशन को खत्म किया। उसमें मत शक डालिए। देखिए गड़े हुए मुर्दों को मत जागिए, खत्म होगी सिविलाइजेशन। मुर्दे नहीं है, जड़े हुए मुर्दे नहीं है। सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई? जो रेवोल्यूशन थी वो ऑर्गेनिक थी। अमेरिका की जो बिठाई हुई यहाँ पे पपेट रिजीम थी उसको लात मार के बाहर निकाला लोगों ने। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ईरान की रिजीम जो है वो रिजीम है या वो जो है इलिजिटिमेट है या जो भी है? ईरान के लोग क्या है अभी भी, देखें ब्रिगेडियर साहब आप देखें देखिए अभी भी सर अरेबिक में लिखा हो या फारसी में लिखा हो, वो टेक्स्ट तो इस्लाम के था। इस्लाम तो देखें, इस्लाम मैं आपको डाटा दे सकता हूँ। इस्लाम तो बाहर से फाइटर लाए हैं, सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। इसमें बहुत सारी बातें हैं। नहीं आपको पसंद, बाहर से फाइटर लाए गए हैं। आई आल्सो स्पीक टू इरानियन पीपल। बाहर से लोग लाए गए हैं, भर्ती किए गए हैं। वो अपने लोगों को फायर करने को तैयार नहीं थे। अभी सबको पता है। देखें कहां गए वो प्रोटेस्ट? वेयर आर द प्रोटेस्टर्स सर? वेयर आर द प्रोटेस्टर्स? प्लीज टेल मी। मैं बड़ा काम डाउन होकर पूछ रहा हूँ। अच्छा मार दिया तो आप क्यों नहीं निकले? 40,000 तो मार दिए। पहले भी गोलियां चल रही थी ना, पहले भी गोलियां चल रही थी, अभी भी गोलियां चल रही हैं। पहले तो निकले गोलियों में, और तो आप चलेंगी क्यों नहीं ना, निकले? अभी और चलेंगी, तो अब क्यों भाग रहे हो? तो चलो तो लेट अस सी वेयर इट गोस। मारेंगे तो पहले जो चल रहे थे मोसाद ने कबूल किया, डोनाल्ड ट्रंप ने। सर यू कैन नॉट, देखिए यू कैन नॉट डिनाई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अपनी स्पीच में सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि ना ये रजीम चाहिए ना ट्रंप चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दुनिया के लिए बहुत अच्छा मौका है दोनों से निजात पाने का। ईरानियों को तो चाहिए, ईरानियों को तो चाहिए, आपको राय चाहिए, आपको ना हो पसंद वो अलग बात है। लेकिन कोई यहाँ पे 9 दिन सुप्रीम लीडर नहीं थे, कोई रिजीम चेंज हुआ यहाँ पे? कोई प्रोटेस्टर बाहर आया बोला आईआरजीसी कमजोर है, पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले हो गए हैं? कोई बाहर निकला प्रोटेस्टर जो पहले प्रोटेस्टर कर रहे थे? और ट्रंप ने बोला है कि मैंने कुर्दों को जो है वो असला दिया हमला करने के लिए, प्रोटेस्टर्स को देने के लिए, किसी को मिला पे चढ़ा रहे हो सड़कों पे, मतलब सड़कों पे सूलियों पे चढ़ा रहे हो, क्या मतलब ही बोल रहे हो? डोंट डिफेंड द, इट इज समथिंग लाइक चाइनीज से चाइनीज कोई बोले और तियानमेन स्क्वायर तो कभी हुआ ही नहीं। नो जहाँ कोई बोले वो होलोकॉस्ट तो कभी हुआ ही नहीं। यार जो हुआ है उसको मानो, कम से कम स्टार्ट पॉइंट वो रखो। ऐसे डिनायल में मत आओ, डिनायल में मत आओ। मोसाद ने कबूल किया है कि उन्होंने लोग भेजे हुए थे, यहाँ पे लोग हैं उनके, अमेरिका ने भी बोला उनके लोग यहाँ पे हैं। मोसाद कह रहा है, हैरिट्स कह रहा है, जेरूसलम पोस्ट दीजिएगा, कुछ और मेहमानों को मैं चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद आप जो कहना चाह रहे हैं उसको भी मैं सुनूंगी और उस पर सवाल भी पूछूंगी कि आखिरकार ईरान में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आकर के अमेरिका ने इतना बड़ा हमला कर दिया है। कैप्टन श्याम कुमार जी, इस पूरे मुद्दे पर जब जेडी वेंस रवाना हो रहे थे तो उनकी तरफ से ये कहा गया ईरान को लेकर के कि अमेरिका से खेल ना खेले, हम भी नरम नहीं रहेंगे। धन्यवाद मीनाक्षी। जय हिंद शनो वरुणा। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। घुटने टेका, कौन मरा कौन जीता। नमस्कार ब्रिगेडियर सर, कैसे हैं आप? राजन सर, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं आपको जी। सर देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा, मेरा मंतव्य अलग है और मैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करूंगा, रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें और ये मंत्रणा जो हो रही है इसकी बात करें तो कई मुद्दे हैं जिस पर अभी मुश्किलात है। फिलहाल मैं आपको ऐसा कहूं अगर कि अमेरिका ने ईरान को ल्यूर किया, मिडिल ईस्ट को अटैक करने पर मजबूर किया कतार के अटैक के बाद पिछली बार, और वहीं रखा अपनी सेना को, लड़ा, एनिहिलेट किया और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा दिया। ये मेरा मंतव्य है पिछले 25 दिनों से लगातार।
कौन सही है गलत है मैंने फिर कहा, ये नफरत की बातें हैं, उसको मैं नहीं कहता। विश्लेषण कर रहा हूं, पूरी होम फ्रंट अमेरिका का अलग, ईरान का भी अलग, जो हो रहा है स्ट्रेटेजिकली उसको देखिए। इजराइल ग्रेटर इजराइल में जा रहा है, उसके टारगेट्स तेहरान थे और मिडिल तेहरान थे और ईरान था। गल्फ का टारगेट अमेरिका का था। सोची समझी नीति के तहत अमेरिका 2023 में अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज करके इन्वेजन नहीं करेगा, सिर्फ इंसर्शन करेगा। अगर वो पीछे हटा है, इसको घुटने टेकना न समझा जाए। ये उसकी नीति है जो बाइडेन ने बनाई थी और लॉर्ड ऑस्टिन ने बनाई थी, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे, जो सेंटकॉम के जनरल भी थे। इसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक आर्टिकल लिखा, पिवोटिंग सेंटकॉम फ्रॉम बूट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड। चाहे वेनेजुला हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ये लड़ाई हो, वो कहीं रुकेंगे नहीं। अब उन्हें कुछ भी नहीं इन्वेट करना। ग्राउंड ग्लोबल टेरर ऑन वॉर जो जमीन पे होती है, वो अफगान से निकलने के बाद उन्होंने मना कर दिया, वो कभी नहीं लड़ेंगे। इसके ऊपर काफी सारी तैयारी की है उन्होंने पिछले 4 सालों से। एडमिरल ब्रैड कूपर को सेंट्रल कमांड का चीफ बनाया गया है 2007 के बाद से। वो पहले नेवल अफसर हैं और दूसरे हैं 1983 से सारे वहां जनरल्स थे। अगर जॉर्ज को हटाया गया, जनरल जॉर्ज को, तो कोई कारण था उसका, चूंकि वो व्हाइट हाउस की लाइन रो नहीं कर रहे थे। वो इंटेंट चाहते थे, डेंट नहीं चाहते थे। और अगर क्रिस्टोफर को लाया गया वहां पे, जनरल क्रिस्टोफर को, तो एयरबोर्न मिलिट्री जो विंग है उनकी, उसके वो स्पेशलिस्ट है और मरीन फोर्सेस के स्पेशलिस्ट हैं ब्रैड कैपर। इनकी सभी नामों की चर्चा कल सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है और बड़े डिटेल में बताया है कि अमेरिका ने कैसे लड़ा, क्यों लड़ा और अभी कहां खड़ा है और आगे क्या करेगा। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आता हूं फिर से दोबारा। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है। 6000 माइंस है इसके अंदर और 600 माइंस अमेरिका निकाल चुका है। 100 से ज्यादा अनमैन्ड बोट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर। लगातार MH-60 हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करके माइन हंट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। CTG 153 फोर्स बनाया गया था 2023 में, जो 100 से ज्यादा बोट्स है उनके पास। 43 कंट्रीज को साथ लेके 100 से करीब 20 एंगेजमेंट किए, उन्होंने एक्सरसाइज की। और ईरान ने डर के मारे या कहूं या काउंटर थ्रेट के लिए एम्फीबियस लैंडिंग की इन आइलैंड्स पे। करीब 20 से ज्यादा वॉर गेमिंग किया। ये सारी चीजें हुई और इसलिए वो बॉक्सर और वो आप जो ट्रिपोली सुन रहे हो, मरीन फोर्सेस सुन रहे हो, ये सब उसी का कारण है। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये बंद है, 6000 माइंस हैं, इसको हटाना है। इसको तो यूरोपियन फोर्सेस हो या नाटो की फोर्सेस हो, सब हैंड इन ग्लोव्स हैं, सब वहां घूम रहे हैं, सब आएंगे। ल्यूर किया गया ईरान को और अब लर्क कर रहा है अमेरिका दूसरे तरफ से पासा फेंक के। एनिलेट करना इसका स्टेपिंग अप प्रोसीजर था, इसके लिए यहां वो आया था। ये क्या है इसको समझिए। ये है ईरान, ये है कोसाम आइलैंड और ये है लद्दाख। ये कहता है कि आप इधर से, अब इसमें भी उसने 2 डिवाइड कर दिया। कल सुबह में उसने कहा मैं पार्लियामेंट में पास करूंगा, इसको लीगलाइज करूंगा और टैक्स लूंगा। और ये जो ट्रांजिट टैक्स, ये जो रास्ता है, ये तो बंद है, ये तो बंद है पूरा। ये इसके नीचे ओमान है, इसको और कहते हैं कि इधर से आप आओगे। इसीलिए तो उस रास्ते से सर गुजरने भी नहीं दिया जा रहा है, उसकी जगह भी वैकल्पिक रूट देने की बात कही जा रही है। कर्नल यही बता रहा हूं मैं, एक सेकंड समझ लीजिए। हाँ। जी, ये जो रूट है अंदर आने का, ये कहते हैं इस पर IRGC चेक करेगा आपको और बाहर जाने के लिए चेकिंग नहीं होगी, आप निकल सकते हो। मतलब वॉरशिप्स नहीं आ पाएंगे, कोई भी फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस नहीं आ पाएगा, उसको बिल्कुल दोनों आइलैंड के बीच से गुजरना पड़ेगा। यहां भी उन्होंने रास्ता बांट दिया। डार्डेनस की बात करूं, हमारे मित्र ने बताया। बॉस्फोरस की बात करूं, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस जो ब्लैक सी में जाता है, वहां पे एक लिटोरल कंट्रीज को कोई भी वॉरशिप ब्लैक सी में नहीं घुस सकता। टर्की का कंट्रोल है उसके ऊपर, तो उन्होंने इसको यहां लाने की कोशिश की है। टैक्स लगाना और ये अटैक रोकना। ब्लैक सी में एक टनस की ज्यादा शिप्स अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि रशिया के साथ आपने सुना होगा ग्रेन डिप्लोमेसी, उस समय टर्की ने वो यूनाइटेड नेशन के साथ ये दिया था थोड़े दिनों के लिए कि आप ले जाओ खाना पीना, वरना कोई भी शिप ब्लैक सी में मेडिटेरियन से इंटर नहीं कर सकता बिना टर्की के अनुमति के। ये मॉन्ट्रेक्स 1934 का कन्वेंशन है। तो अब ये फंस चुका है। क्या ये हो पाएगा? क्या टॉर्टेक्स लग पाएगा? ये चारों कंट्री जो है मिडिल ईस्ट के, जो चुपचाप सुन रहे थे, इतनी मार्च सह रहे थे, वो रुकेंगे? पूरा विश्व रुकेगा? क्या एनर्जी सिक्योरिटी बनेगी इससे? अमेरिका चुप बैठा है। और हॉर्मुज़ के मुद्दे पर सर हम ये भी देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तमाम वैश्विक नेताओं का जाना भी शुरू हो गया है। मेलोनी गई हो, कीर स्टारमर गए हो, या भारत से जो मंत्री जाने वाले हैं। कर्नल मयंक चौबे, आपसे मेरा सवाल ये है कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमें सकारात्मक बातचीत की उम्मीद है, लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है वो पूरी दुनिया जानती है कि जब तक हिजबुल्लाह पर
हमले लेबनान पर नहीं रुकेंगे तब तक कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होगी। यहां से भी खाली हाथ क्या लौटने वाले, जैसे पिछले 3 दौर की बातचीत हमने देखी। धन्यवाद मीनाक्षी जी। और मैं सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का स्वागत करता हूं और सबको मेरा जय हिंद, क्योंकि सब मुझसे सीनियर हैं इस पैनल में। तो मैं जूनियर मोस्ट होने का फायदा उठाऊंगा इस समय। मैं कुछ भी बोलूंगा और सब मुझे इसके लिए माफ भी कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ट्रम्प साहब को कमजोर ना समझें। ट्रम्प साहब जो हैं वो करीब $6.5 बिलियन के एम्पायर के मालिक हैं। कोई बेवकूफ जो है इतनी बड़ी एम्पायर नहीं खड़ी कर देता। नंबर 2, वो सबसे बड़ी महाशक्ति के इस समय लीडर हैं और इस समय वो गवर्न किए जा रहे हैं। मैं ये सोच समझ के बोल रहा हूं कि गवर्न किए जा रहे हैं, ही इज नॉट गवर्निंग। तो ये भी देखिए आप किस तरीके से उन्होंने रणनीति फैलाई। मैं इस बात में नेवल कैप्टन शाम के साथ हूं कि इस समय अमेरिका ने ईरान को ल्योर किया है एक ट्रैप में। हॉर्मूज अगर बंद होता है तो भी अमेरिका का फायदा है, हॉर्मूज खुलता है तो भी अमेरिका का फायदा है। जो श्याम सर का काला वाला पेन था जो कि पॉइंट कर रहा था ओमान की तरफ, मैं ये कहना चाहूंगा कि उस इलाके से 4 भारतीय टैंकर्स जो हैं उनको ट्राई करके निकालने का प्रयास किया गया है कि अगर हम अवॉइड करते हैं ईरानियन वाटर्स को, तो ये प्रयास भी वहां पर चल रहे हैं। लेकिन भारत अपनी कूटनीति में आगे बढ़ेगा। इस समय जो आपने युद्ध देखा है, इसमें देखने वाली बात यह है कि इजराइल, मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, इजराइल इज फाइटिंग अ वॉर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इजराइल को मालूम है कि अगर ईरान वहां पर शक्ति बनकर टिकता है तो उसके एग्जिस्टेंस को खतरा है। चाहे खतरा डायरेक्ट ईरान से है, चाहे हूतीज, हिजबुल्ला या हमास से है। आपको यह भी ध्यान होगा कि 9 अप्रैल को जो छूट मिली हुई थी हमास को डिसआर्म कर कर हथियार रखने की, वो खत्म हो चुकी है। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि इस समय हमास पर जमीनी हमला आईडीएफ जो है वो शुरू कर चुकी है। हिजबुल्ला इस समय अटैक कर रहा है एशदोद और तेल अवीव के रास्ते में। कोशिश वहां से जारी है। इस समय लड़ाई जो है वो थमी नहीं है। पाकिस्तान बेशक खुशी मनाते रहे कि वो बहुत बड़ा पीस ब्रोकर होकर आया है, लेकिन इस वाले पीस डील में पाकिस्तान ने केवल मुंह की खाई है और कुछ नहीं। अमेरिका डर के मारे नहीं भागा है। अमेरिका अपने आप को रीग्रुप करके दोबारा से हमले की तैयारी कर रहा है। ये मान के चलिए, ये लड़ाई अभी और चलेगी और मैं बार बार कहूंगा ये और गंदी भी होगी। ये गंदी से मेरा तात्पर्य है कि जितने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये ब्रेक लूज करेंगे। अमेरिकन मेन लैंड के ऊपर अमेरिका को तैयार रहना चाहिए किसी भी अटैक्स के लिए। इस समय लड़ाई जो है वो हमें लग रहा है कि रुक गई, सब पीस हो गई, यूरोपियन कंट्रीज आ गए। यूरोपियन कंट्रीज अपने डर की वजह से आए हैं और किसी वजह से नहीं आए हैं। मेरा मानना यह है कि KB-26 किलर ऑफ गुआम एक मिसाइल है जो कि चीन ने बनाई इस वक्त। तो ये मिसाइल जो है ये घुस के आई है ईरान के पास में, जिसकी वजह से उसने डिएगो गार्सिया पे अटैक किया। ऐसी 2 और मिसाइल स्मगल हो रही थी ईरान के पास में। प्रोबेबल टारगेट होता यूरोप। तो आपने देखा होगा यूरोप ने अपने आप को इस युद्ध से पीछे हटा के रखा है एक स्टेप, और वो खुलकर ईरान के खिलाफ नहीं आ रहा है, क्योंकि अपनी जान सबको प्रिय है। भाईचारा तब तक चलेगा जब तक एक भाई दूसरे भाई के लिए चारा ना बन जाए। तो देखते रहिए, ये लड़ाई इस समय और गरमाएगी। पाकिस्तान जो है बेचारा कोशिश कर रहा था, या दुनिया को दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि क्विड प्रो को चल रहा था कि ट्रंप साहब ने भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगाई है। कर्नल तो महक, मैं आपको थोड़ा देर के लिए रोक रही हूँ। एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। खबर ये है कोई मतलब वहां पर निकलेगा, वो वहां पर पहुंच तो गए हैं, बातचीत का प्रयास भी किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हर कोई ये चाहता है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस वहां से मिले। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अभी कुछ वक्त की पहले की खबर मैं आपको बताती हूँ, ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट, प्रेसिडेंट DJT डोनाल्ड J ट्रंप। ये ट्रंप का जो ये बड़ा बयान है कि दुनिया का ये सबसे ताकतवर रीसेट है, ये किस तरह इशारा कर रहा है? ये तो अपने इस तरीके के पोस्ट से सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मेरा मानना है कि इस तरीके की जो टॉक इस्लामाबाद में होने जा रही है उससे बहुत कंक्लूजन कुछ निकलना नहीं है। उनमें JD वैंस जैसे वाइस प्रेसिडेंट है जो एक डिफरेंट माइंडसेट के आदमी है। आप याद करिए, JD वैंस के ही डिस्कशन से जेलेंस्की ने जब रिएक्ट किया तो ओवल ऑफिस में क्या सीन क्रिएट हुआ। तो एक बड़े हार्डलाइनर थॉट प्रोसेस के आदमी जिन्होंने पहले दिन से बोला कि वो लेबनान इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो इस टॉक को हेड करेंगे और तमाम तरीके को उन्होंने इंस्ट्रक्शन डोनाल्ड ट्रंप से लिए होंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका और जब हम ईरान की बात करते हैं और जब
कई, अगर आप इसको एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आप एनालाइज करेंगे तो आपकी एनालिसिस शायद उतनी सही नहीं होगी। मेरा मानना है कि आप इस चीज को माने कि अगर ये टॉक सक्सेसफुल हो जाती है कम वॉट में, चाहे हाइपोथेटिकल तरीके से ही आप सोचें इसको, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो एक पीस का मौका मिलता है। चाहे वो अमेरिका ने, देखिए, ईरान के 10 सूत्री कार्यक्रम पे आगे बात की, अपना 15 पॉइंट प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया। क्या वजह थी? लोग बोलते हैं टैक्टिकल पॉज, तमाम तरीके की चीजें, लॉजिस्टिक पॉज, टैक्टिकल पॉज, अपने सेना को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक मौका तो उन्होंने पीस को दिया। ये एक फेस है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो है वॉर मॉन्गरर नहीं है, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, वो ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन लाइफ को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। और वहां पे मिड टर्म पोल होने तमाम तरीके के आर्टिकल 25 भी लागू करने की बात डेमोक्रेट ने की थी, जिसमें इंपीचमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप भी था। तो कई तरीके के साथ में एक एक्सपेंडिचर था। और उनके अगर स्टेटमेंट देखें कि अगर ओमान और ईरान दोनों टोल कलेक्ट करेंगे और एक गोल्डन एरा शुरू होने वाला है, वी आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी। देखिए, डिस्ट्रक्शन अमेरिका ने किया, तमाम तरीके की तबाही अमेरिका ने मचाई, और टोल पूरे विश्व से कलेक्ट करने की बात हो रही है। और ओमान को भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करा देते हैं टोल कलेक्शन में, तो ये जो कि टॉक होने जा रही है इस्लामाबाद, यही सारी चीजें डिस्कस होंगी। इसको मिलिट्री एंगल के साथ साथ एक इकोनॉमिक एंगल भी दिया जाएगा, एक रेवेन्यू जनरेशन का भी मॉडल क्रिएट किया जाएगा, जिससे अमेरिका भी बेनिफिट होगा, मिडिल ईस्ट का ओमान भी होगा और ईरान भी होगा। तो किसी भी पॉसिबिलिटी से नकारा नहीं जा सकता। ये कह देना कि ये टॉक फेल होनी है या अमेरिका फिर से युद्ध लड़ेगा, मेरा मानना है एक वन साइडेड अप्रोच की बात है। अगर ईरान, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, ये जरूर मैं मानता हूं कि पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जिस तरीके के टर्म्स रेफरेंस ईरान ने रखे हैं वो अमेरिका को नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें उसका विड्रॉल है मिडिल ईस्ट से, प्रॉक्सीज का सपोर्ट पूरी तरीके से बंद करना है, रीबिल्डअप ऑफ ईरान भी इंक्लूड है, और ऐसी तमाम कंडीशनें जो इसपे, जिसकी वजह से अमेरिका युद्ध में कूदा है। लेकिन आज की डेट में अगर आप ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन की क्लैरिटी देखें और अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन की क्लैरिटी देखेंगे तो पलड़ा ईरान का भारी दिखता है। ईरान में ज्यादा क्लैरिटी दिख रही बनस्पत अमेरिका के। अमेरिका में तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतने वक्तव्य देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि पिछले बार उन्होंने क्या कहा। अब वो बोलते हैं कि ये अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो बड़ा भीषण युद्ध होगा। भूल गए कि उन्होंने बोला था कि मिडिल ईस्ट एक गोल्डन एरा शुरू होने वाला। वो भूल गए कि वी आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी, वी आर गोइंग टू बिल्ड अप अगेन, एक न्यू एरा की शुरुआत होगी। ये सारी स्टेटमेंट वो भूल गए, अब वो लड़ाई की बातें करने लगे। और मेरा मानना है कि अगर अमेरिका इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और ईरान अपने रुख में थोड़ा नरमाहट लाता है तो एक अच्छा प्रोसेस है। कौन युद्ध बंद होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, और उसको आपको लगाम लगाना पड़ेगा। और देखिए, आज की डेट में कीथ स्टारमर भी आज की डेट में मिडिल ईस्ट के दौरे पे है। वो ओमान जाएंगे, वो कतर जाएंगे, वो बहरीन जाएंगे, वो सऊदी अरेबिया जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है कि पूरे विश्व में जो ऑयल की प्राइसेस या एनर्जी के क्राइसिस हो रहा है उसके लिए दो जिम्मेदार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन। कहीं ना कहीं वो पुतिन को भी इसमें इंटैंगल करना चाह रहे हैं। और जो यूके या यूरोप का पूरा मकसद है, उनके यहाँ एनर्जी क्राइसिस हो रखा है, नाटो का सपोर्ट खत्म होता जा रहा है, एनर्जी है नहीं, इकोनॉमी स्टैग्नेशन पे, तो वो अलग समस्या में, तो इसलिए वो उनकी विजिट हो रही है। साथ में चाइना का प्रेशर ये है कि आप सीज फायर करो, एक कॉमर्स एंड ट्रेड फिर से शुरू, क्योंकि उनकी भी एनर्जी नीड अफेक्टेड है और बहुत बड़ा एनर्जी का जो सप्लाई वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उनके पास आता है। और लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि देखिए, चाइना इसका फायदा उठाते हुए उसने अपने 50% एयर स्पेस को बंद कर दिया। आप चाइना तो वो की भी बात अपना कर रहे कहीं ना हैं कहीं और गुत्थी सॉल्व करने की इनसाइड न्यूज पाकिस्तान की यही कह रही है कर्नल कि वहां पर चाइना भी मौजूद है। चाइना को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान इसका पूरा का पूरा श्रेय लेकर के चला जाए, इसलिए चाइना का डेलीगेशन भी वहां पर मौजूद है। ये पाकिस्तान का ही मीडिया कहते हुए नजर आ रहा है। देखिए, चाइना का डेलीगेशन इसलिए कि चाइना इस पीस टॉक को आगे बढ़ाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि ये युद्ध का कंटिन्यूएशन। और पाकिस्तान के जो क्रेडिबिलिटी है उसको कोई मानता नहीं। इजराइल का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, जेडी वैंस का स्टेटमेंट देख लीजिए, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। वो एक वेन्यू उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, सिक्योरिटी लगा दिया, तमाम हमेशा नियम लगा दिए, लेकिन जो ईरान को मनवाने की बात है, ईरान के डेलीगेशन अभी पहुंचे नहीं, उनको बुलाने की बात है, वो चाइना ही कर सकता है, क्योंकि चाइना ने बहुत इंफॉर्मेशन शेयर की, बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर दिए हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज ये बता रही है कि वहां पर डेलीगेशन पहुंचने वाला है, पहुंच गया है। हो सकता है कि जब तक हम ये चर्चा कर रहे हैं तब तक वो पहुंच भी गया हो। लेकिन कर्नल मयंक चौबे,
पाकिस्तान ने बहुत चीखम चिल्ली की कि देखिए हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, बातचीत करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले उसकी तरफ से जो ये इजराइल को लेकर के बयान दिया गया उससे उनकी साख भी कमजोर पड़ी। इजराइल ने खुद आगे से आकर के कह दिया कि एक आतंकी मुल्क है पाकिस्तान, तो उनकी साख को तो एक बड़ी चोट लगी। खैर साख है भी नहीं, लेकिन इन सब के बीच में वहां पर चाइना का जाना यानी अपने आप में ये बताता है कि जो खबरें थी वो पुष्ट हो गई हैं कि चाइना की तरफ से भी प्रेशर बनाया गया ईरान के ऊपर कि आप इस पीस टॉक में शामिल होइए और अब इस युद्ध पर विराम लगाइए। देखिए, चाइना का इंटरेस्ट जो है वो खाड़ी में बहुत ज्यादा है। चाइना की एनर्जी सप्लाई जो है वहां से होती है, तो चाइना का इंटरेस्ट है कि वहां से उसकी एनर्जी सप्लाई बाधित ना हो, लेकिन वो अमेरिका की हेजेमोनियस डिजाइन्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जो खबर आई है, और बल्कि आज ही एएनआई ने रिपोर्ट किया था, माइकल फ्लिन के नाम से एक व्यक्ति हैं जो कि एडवाइजर होते थे ट्रम्प साहब के। उन्होंने आरोप लगाया है कि चाइनीज मिसाइल्स पाकिस्तान के जरिए ईरान में पहुंचाई गई हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये काम हुआ है, क्योंकि चाइना चाहेगा कि वो एरिया थोड़ा सा शांत रहे जिससे उसकी एनर्जी सप्लाई बाधित ना हो, परंतु वो किसी तरीके से अमेरिका का वर्चस्व भी वहां पर चाहेगा नहीं। तो बात पॉसिबल है कि चाइना जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल तक इनको लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो चाहेगा कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर इनको नेगोशिएटिंग टेबल्स पर लेकर आए। मेरे सोर्सेज मुझे ये भी बता रहे हैं कि इनिशियली 13 मार्च से पहले नेगोशिएशन जो थे वो रशिया के साथ में चल रहे थे। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो थे वो पुतिन के साथ संबंध में थे और उनके साथ में इस नेगोशिएशंस को बढ़ा रहे थे। तो अब तक ऐसा है कि ये पता नहीं है कि पीस डील में किसका हाथ है और क्या नहीं है, परंतु इंटरेस्टिंगली आयाम ऐसे आ रहे हैं कि इजराइल में इस डील को लेकर वही दुख है जो कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ करने के बाद में था। मेरी कई इजरायली से बात ये हुई थी, तो वो मुझसे कह रहे थे कि जैसे आप लोगों को लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है, वैसे ही हमें फीलिंग आई कि हम अभी इनको अच्छे से, एंड द वर्ड ही यूज वाज, चेपने वाले थे, तब हमको रोक दिया गया। इंटरेस्टिंग बात एक और है, अक्टूबर के महीने में इजराइल में इलेक्शंस होने हैं। बीबी नेतन्याहू ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस समय वो ईरान को मारना बंद कर दें, क्योंकि इजराइल का मूड है ईरान को खत्म करने का, हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास को किनारे लगाने का। अगर बाई चांस बीबी नेतन्याहू ट्रंप की बात को मानकर पीछे हटते हैं, तो ये मान के चलिए कि ट्रंप ने बीबी नेतन्याहू के हाथ पीछे से पकड़े हुए हैं, क्योंकि इजराइल का एग्जिस्टेंस यूएस के बिना नहीं है और यूएस का वहां पर वर्चस्व इजराइल के बिना नहीं है। तो दोनों की दोस्ती ऐसी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस समय पहलू है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेगी, चाहे आप जितने नेगोशिएशंस कर लें, क्योंकि बीबी नेतन्याहू को भी अगले इलेक्शंस जीतने हैं, तो ही कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट गो स्लो। आपने नोट किया था जैसे ही सीज फायर डिक्लेयर हुई, जो बराज ऑफ रॉकेट्स फायर किए हैं इजराइल ने, करीब 100 दिन की लड़ाइयों में अब तक इतना नहीं फायर किया जितना कि उन्होंने हैवी पावर जो है इस समय दिखाई थी। तो ये मुझे लड़ाई रुकती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, कल सैटरडे का दिन है, अगर बैठ गए तो बहुत बड़ी बात है, और बैठ के क्या निकालेंगे इसका मुझे बहुत बड़ा डाउट है। जी मीनाक्षी जी। बिल्कुल, अभी देखना ये होगा, लेकिन इन सब के बीच में कई सारे बयान भी आने शुरू हो गए हैं कैप्टन, और ये कहा जा रहा है कि ये वार्ता कई फेज में होने वाली है। हो सकता है कि जो डेलीगेशन है वो रविवार सोमवार तक वहीं इस्लामाबाद में रुक जाए और उसके बाद भी ये बातचीत चलते रहे। कोई फायदा होगा लेकिन इस सबसे? मीनाक्षी देखिए, दर्शकों को भी ये भी उतावलापन है कि सामरिक हताशा तो नहीं हो गई, ना ईरान को कुछ मिला ना अमेरिका को कुछ मिला, तो बहुत कुछ अभी मिलने वाला है। ये स्ट्रैटेजिक एग्जॉस्शन अभी नहीं हुआ है। पासा फेंक के अमेरिका ने समय, अनडिक्लेयर्ड वॉर हो गया एक तरह से, आप समझो। अमेरिका अब से सिर्फ अनडिक्लेयर्ड वॉर करेगा। वो जब भी करेगा तो इनविजिबल थ्रेट्स लाएगा, ऊपर से आएगा, दूर से मारेगा, पासा फेंकेगा। ये उनकी नीति अपनी नहीं है ट्रंप की। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसको समझना ही पड़ेगा। हम बिल्कुल क्लियरली रेड आउट है मिलिट्री डॉक्ट्रिन में उनके, और वो कह रहे हैं उनके डिफेंस सेक्रेटरी और उनके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका? मतलब है कि मार दिया उन्होंने, पाषाण युग से पहले रोक दिया, गुड बॉय सिंड्रोम की उन्होंने कर ली बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेवर करके उन्होंने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर दिया एनर्जी क्राइसिस की तरफ, मिडिल ईस्ट को कंटेन करके चुप रखा। आखिर ये 8-6 देश इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? आखिर क्या कारण है इनके पास? ऐसा क्या है कि रियाद डिक्लेरेशन, बहरीन डिक्लेरेशन, ये कतार सबसे ज्यादा अटैक तो यूएई पे हुई है, कुवैत, बहरीन, कतार, 5वें नंबर पर इजराइल आता है। ये जब मैंने 9 मार्च को स्टैटिस्टिक्स दिखाया था तो लोग समझ नहीं पाए। तो ये मैरिटाइम एंगेजमेंट की जो नीति है उसके हिसाब से धीरे धीरे
ये खाड़ी का पानी जो उबल रहा है, जहां से आपने शुरुआत की थी, उसको शांत करना है। मैंने आर्टिकल लिखा इनगल्फिंग गल्फ वाटर्स, और जब पानी नमकीन है ना, उसको थोड़ा मीठा करना है। तो ये कैसे होगा? यही होगा। कौन मानेगा ये टोल टैक्स को? कौन मानेगा हर शिप को चेक करने का? विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीज, वीवीएफएस ऑपरेशंस हम नेवल वॉरफेयर का हिस्सा मानते हैं। माइन क्लियरेंस पूरा नेवल वॉरफेयर का हिस्सा मानते हैं। पूरी की पूरी कहानी अब पानी पे जाएगी। वो सब इनविजिबल होता है, किसी को दिखता नहीं, क्योंकि ये लड़ाइयां रोज नहीं होती हैं। ये हमें, आप समझिए जरा एक बात, जापान ने अपने कमांड को चेंज किया, 3 मैरीटाइम कमांड बनाया पिछले महीने, और सारे एम्फीबियस और माइन सुपर्स को एक साथ इकट्ठा करके नया कमांड बनाया है। आप सोचिए, इतनी बड़ी बात वहां हो रही है। ओकिनावा से सारा कुछ निकाला गया है, सब वेट कर रहे हैं मलाका में। मनामा मैरीन से माइन सुपर्स हटा के सिंगापुर ले जाया गया था 10 दिन पहले। क्या किया गया था? ये सब कहां जाएगी बातें? माइंस को हटाना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, 14 अप्रैल 1988 ऑपरेशन अर्स्ट विल, कुवैती टैंकर को इसी माइन वाले रास्ते से अमेरिकन शिप यूएसएस रॉबर्ट ले जा रहा था आगे आगे। उसने सोचा मैं निकल जाऊंगा, माइन अटैक देखते देखते लुकआउट ने टच कर गया, पूरा शिप घायल हो गया। बायोन्सी कंट्रोल, फायर फाइटिंग कंट्रोल के साथ बड़ी मुश्किल से ओमान की खाड़ी में निकला और बचा। लेकिन 18 अप्रैल 98 को 4 दिनों के बाद ऑपरेशन प्राइंग मैंटिस लॉन्च किया गया और पूरी नेवी को उसने एनिहिलेट कर दिया ईरान के, और तब जाके इराक ईरान वार बंद हुआ था। बड़ी मुश्किलात है इस माइन एक्सपोर्टिंग क्वार्टर्स में, बहुत मुश्किल होने वाली है। माइनिंग करना नेचुरल स्टेट्स को एक लीगल घटना नहीं। ऑप्शनल रूट भी इसीलिए प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। जब हम ये बातें कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था इस चर्चा के दौरान, कि चीन का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद में मौजूद है, ये खबर है। और इस खबर पर यह भी बताया जा रहा है कि चीन का डेलीगेशन यहाँ पर शामिल होने वाला है, यानी चीन इस पूरी वार्ता पर खुद भी अपनी निगाहें रखने वाला है। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, अब चीन तो वहां पर जाएगा ही, चीन को कौन सा भरोसा है पाकिस्तान पर, लेकिन हॉर्मुज के मुद्दे पर क्या कोई बात बनेगी, या फिर एक बार फिर से पूरे विश्व में वही संकट खड़ा होने वाला है जो पिछले दिनों देखा पूरे विश्व ने? अभी तक कुछ लोगों को रियायत दे दी गई, लेकिन अब क्या वो रियायतों से भी किनारा कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए, हॉर्मुज खुलेगा, मतलब आई हैव नो डाउट एंड आई सपोर्ट व्हाट कैप्टन शाम